लेकिन सरकार की कोशिश है कि हिंदुस्तान के हर आदमी का काम धंधा बंद हो जाए। और काम धंधा कुछ लोगों का चलता है, कुछ लोग बड़े बेशर्म होते हैं। मोदी जी की यानी पूरी तैयारी के बाद, निर्मला सीतारमण की सारी बेवकूफियों के बाद भी जो है कहते हैं हम कारोबार करेंगे। सरकार चाहती है सब लोग जो कटोरा लेकर बैठ जाए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और रविंद्र कुमार जी से हम राष्ट्र के कोई जो बड़ी खबरें हैं उस पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनी, किस तरह से बिगड़ी, क्या कुछ है आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या होगा, देवेंद्र फडणवीस बेचारे क्यों मुंह देखता हुए रह गए, ये सब इस पर बात करेंगे। इसके अलावा 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है, चूँकि वहाँ दल बदल कानून के बारे में सुनवाई होगी। हालांकि बहुत से लोगों को कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, हालात बदलते हुए हैं, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी वो आने वाले वक्त में तय करेगा कि महाराष्ट्र का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, शिवसेना किसके पास रहेगी, असली नकली का फैसला क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज़ के, जिनको गिरफ्तार किया गया है 2018 के ट्वीट पर, वो भी एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है, उसको भी हम उस पर बात करेंगे। और कन्हैया लाल, जिसका उदयपुर में कत्ल किया गया बहुत ही बेदर्दी से और बहुत बड़ा गुनाह किया है किसी भी नज़र से, वो मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार इंसान किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नज़रिए का हो, इसे कोई ठीक नहीं कह सकता। इस पर बात करेंगे। और जीएसटी में चुपचाप क्यों बढ़ोतरी की गई, सरकार क्या चाहती है, इस पर हम बात करेंगे। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से ये 8-10 दिन का खेल हुआ और आखिरकार एक रात में जो है वो ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हो गई, आप इस सब को किस तरह से देख रहे हैं? मैं लगातार आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान में इस समय राजनीतिक दलों द्वारा नहीं चलाई जा रही। राजनीतिक दल जो है वो तो कठपुतली बन गए हैं और असली जो राजनीति चलाई जा रही है वो ईडी द्वारा चलाई जा रही है, सीबीआई द्वारा चलाई जा रही है, एनआईए द्वारा चलाई जा रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही है। और जो लोग गलतफहमी पाले हुए हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मैं कहता हूँ आने वाले समय में ये आएगा कि ईडी की जगह इलाके का जो एसएचओ है वो धमकाएगा एमएलए को, एमपी को कि तेरे को किस तरह से विधानसभा में पेश आना है। ये स्थिति हो जाएगी। जैसे 10 नंबरियों को बुला के थाने में धमकाया जाता है ना कि तू 10 नंबरी है, बंडल 10 का मुजरिम है। यही हालत इस देश के विधायकों की, सांसदों की, पार्षदों की और जो जिला प्रमुख होते हैं या आप कहिए कि ग्राम प्रधान होते हैं उनकी हो जाएगी। हिंदुस्तान एक पुलिस स्टेट बन चुका है। इस समय नागरिक के जो मूल अधिकार हैं वो नहीं है और उनकी जो प्रोटेक्शन की व्यवस्था हमने न्याय व्यवस्था में की है, आज के समय में अदालतें भी धीरे धीरे पंगु होती जा रही हैं। उनके भी हाथ पांव जो है पत्थर के होते जा रहे हैं और उनकी आंखों ने देखने की क्षमता खो दी है। अब आप याद करिए कि एक जमाना था जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे कि रूस में केजीबी के इशारे पर रूस के लोग रहते हैं। पति पत्नी को नहीं बताता था कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि डर रहता था कि बीवी कहीं जो है केजीबी की जासूस ना निकले। और पूरे रूस में जिसे कहते हैं आयरन कर्टेन था, एक हाथ था, लोहे का हाथ, आयरन हैंड जिसे बोलते हैं, और वहां के नागरिक अपनी बात को कहते हुए डरते थे। आज भी रूस पर केजीबी का कब्जा है क्योंकि केजीबी का प्रमुख पुतिन अब वहां का राष्ट्रपति है। जी। इसी तरह आप चीन को देखें, चीन में पीएलए का कब्जा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो चीन में सर्व प्रमुख है। वहां कोई विधायक नहीं होता, वहां कोई सांसद नहीं होता, मंत्री भी बनेगा पीएलए का बनेगा, जो बिजनेसमैन होगा वो भी पीएलए का होगा, जितनी भी सरकारी कंपनियां वो पीएलए की होंगी, सेना जो है वो पीएलए की है क्योंकि नाम ही उसका पीपल लिबरेशन आर्मी है। तो चीन में भी लोकतंत्र नहीं है। और तीसरी हालत जो अगर बड़े देशों में हम लें
तो वह हिंदुस्तान होगा जहां पर लोगों के मूल अधिकार नहीं होंगे। मूल अधिकार की जगह हम लोग गुलाम बनकर रहेंगे। ये ज्यादा दिन इसमें दूरी की बात नहीं है, अगर आप जागे नहीं तो। अब आप इस बात को देखिए कि एक मजाक है कि इस समय भी ईडी ने ही वहां की सरकार गिराई, क्योंकि एकनाथ शिंदे को और उसके पीए को और उसके जो सहयोगी है सचिन जोशी, जो उसका सारा कारोबार देखता है, वो उसकी 1000 करोड़ रुपए की जांच ईडी ने शुरू की थी और उसको पहला नोटिस दिया था कि 24 जून को तुम्हें पेश होना है। और उससे पहले ही जो हुआ आपने देख लिया। और आज भी वहां ईडी की सरकार है, एकनाथ शिंदे ई और देवेंद्र फडणवीस डी। अगर इनका एब्रीवेशन जोड़ेंगे तो ईडी ने ईडी की सरकार बनाकर दिखा दी, और जो मैं कह रहा था उस बात को सच करके दिखा दिया। ये बहुत ही अहम बात है, जो ख़ास तौर पे जो आपने रूस और चीन की मिसाल दी। मुझे भी याद है, मैंने रूस और चीन को नज़दीक से नहीं देखा, लेकिन इराक़ में सद्दाम हुसैन की हुकूमत में हमने वो बात हर तानाशाह किया है। हाँ, वहाँ मैंने बाकायदा ऐसी फैमिली से भी मैं मिला हूँ कि फैमिली का हेड जिसके साथ हम बैठे थे, जब वो 5-6 साल की बच्ची वहाँ घूमती हुई आई, हम लोग चाय पी रहे थे, उसने हमसे कहा कि हम इसे नहीं बता सकते कि सद्दाम कैसा है, क्योंकि हम इसे बताएंगे, टीचर इनसे रोज़ पूछते हैं घर में क्या बात होती है, इसलिए हम बात नहीं करते घर में बच्चों के सामने भी जो कुछ हम महसूस करते हैं। तो ये तरीक़ा होता है ज़िंदगी गुजारने का ऐसे तानाशाही मुल्कों में। तो हम भी तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। हम चले गए। हमें बड़ी गलतफहमी है, हम जो ये बोल रहे हैं ना। एक दिन पता चलेगा कि ट्विटर को भारत सरकार कहेगी, जैसे राणा अयूब का जो खाता है वो पूरी दुनिया में तो चल रहा है ट्विटर का, हिंदुस्तान में वो कामयाब नहीं है। हिंदुस्तान में बैन कर रखा है ट्विटर ने, क्योंकि भारत सरकार ने कैसे बैन कर दो। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम जो लोग बोलेंगे, हमारी आवाज गले से तो निकलेगी, लेकिन सामने वाले के कान तक नहीं पहुंचेगी। नहीं, वो तो हम अपने YouTube चैनल पे भी महसूस करते हैं, हर जगह महसूस करते हैं कि जो चीज़ बीजेपी को अच्छी नहीं लगती, उसे कहीं ना कहीं उसे कम करने की या रोकने की कोशिशें होती हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, आने वाले वक्त में क्या कुछ तब्दीलियां हो जाएंगी, किसी को कुछ पता नहीं है, क्या कानून बन जाएंगे किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसी तरफ जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं कि ये जो देवेंद्र फडणवीस को आखिरी वक्त पर झटका दिया और उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि बीजेपी के सबसे ज़्यादा एमएलएज हैं, उसके बाद भी एकनाथ शिंदे को ही चीफ मिनिस्टर बनाया, क्या इसका कोई 2024 से कोई ताल्लुक है, क्या कुछ है ये? देखिए, इस बारे में अगर एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं तो एक बात मैं कह सकता हूँ कि जो संजय राउत है, जो शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं और एमपी भी हैं, तो पहले दिन से कह रहे थे महाराष्ट्र का जो भी नया मुख्यमंत्री होगा वो शिव सैनिक ही बनेगा और शिवसेना का ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। इसका मतलब संजय राउत की बात 1000% सही निकली। जी। अब आपने कहा कि वो संजय राउत को ये बात कैसे पता थी, तो ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन आप देखिए कि एकनाथ शिंदे, उन्हें खुद यकीन नहीं था कि मैं जो है मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्हें इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर पॉलिटिकल पार्टी को जो उसकी प्रतिद्वंदी है, जो उसके सहमति नहीं रखती, उसको निकलना चाहती है। उसकी पूरी कोशिश है कि वो ये सिद्ध करे कि शिवसेना असली वो है जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली है। उसका पूरा कैडर उसके पास है, ताकि शिवसेना का नाम चुनाव आयोग में जो दर्ज है और उसका जो तीर कमान जो चुनाव चिन्ह है, वो या तो इलेक्शन कमीशन जब्त कर ले, या वो जो है एकनाथ शिंदे को मिल जाए, ताकि वो अपनी पार्टी को मर्ज करे बीजेपी में। एक बात समझ लीजिए कि एकनाथ शिंदे शिवसेना का प्रमुख रह नहीं सकता, क्योंकि शिवसेना में उन्होंने फूट डाली है। और शिवसेना का अगर एक भी विधायक ये कहता है, एक भी पार्षद, एक भी सांसद, एक भी जो विधान परिषद का सदस्य वो ये कहता है कि हम शिवसेना हैं, तो शिवसेना का विलय जो है किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो सकता। और जो गुट होगा
एक नाथ शिंदे का, उसे अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी में, अब वो चूंकि बीजेपी के साथ है तो वो ये तो नहीं कर सकते कि राज ठाकरे वाली शिवसेना के साथ वो मर्ज हो जाए, तो उन्हें बीजेपी में मर्ज होना पड़ेगा। बीजेपी में जैसे तेजाब में जो है आप धातु डालो या कोई भी चीज डालो घुल जाती है, ऐसे उन्हें अपने को घोलना पड़ेगा, अपनी पहचान खोनी पड़ेगी क्या। थोड़े दिन बाद देखिए, अभी तो 11 जुलाई आने वाली है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले दिए वो बड़े अजीबोगरीब फैसले हैं, आज भी मुझे गले नहीं उतरे। मैं ये कहता हूं कि पहले तो उन्होंने कहा कि जो बागी सांसद हैं उनके बारे में, जो बाकी विधायक हैं उनको अयोग्यता के बारे में स्पीकर को उन्होंने कहा तुम अभी फैसला नहीं कर सकते, तुम इसका फैसला 14 दिन बाद करोगे और 11 जुलाई के बाद उस पर फैसला करोगे। और उसके बीच में उन्होंने कहा कि विधानसभा का जो सत्र बुलाया जा रहा है वो जरूर होगा। ये मुझे ऐसे लगा जैसे कि अगर किसी लड़की से 2 लोग शादी करना चाहते हैं, सत्ता को मैं दुल्हन मानता हूं जिसका भोग करना लोगों का एक अधिकार है, मैकियावेली ने कहा है, तो ऐसे में ये कहा कि तुम अयोग्य हो या नहीं हो, इसका फैसला तो 15 दिन बाद होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। दूसरा ये दिया कि जो सुहागरात मनानी है उसका दिन तय है, वो परसों ही मनाई जाएगी। अच्छा, यानी शादी किससे होगी ये बाद में तय होगा, सुहागरात जरूर बनेगी और सुहागरात बन गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं कहता हूं ये ऐसा फैसला है, अगर कोई भी आदमी, मैं किसी भी बच्चे को समझाऊं ना कि भाई किसी की शादी होनी है, लड़का देखना है, मैंने लड़के का फैसला बाद में करना, पहले सुहागरात बना लो और दावत वलीमा जो होती है ना वो खा लो, वो भी खा लो। तो ये दावत वलीमा हो रही है, अभी शादी के बगैर ही समझे नहीं। इसका फैसला बाद में होगा, बाद में सोचेंगे भाई क्या करें अब ये बच्चा जो इसके, अगर ये गर्भवती हो गई तो उस बच्चे का बाप कौन होगा, नहीं होगा, बायोलॉजिकल फादर कौन होगा, लीगल फादर कौन होगा, ये बहस चलती रहेगी। मतलब मौका ही मत दो इतना सोचने समझने का। नहीं, इतना घटिया सोच होना ही नहीं चाहिए। आप जो है जिसे हम कहते हैं जक्स्टापोजिशन इन कॉन्ग्रियस, यानी कि असंभव को मिलाने की कोशिश करना, वो ऐसी चीज को जो नहीं मिल सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से, जिसे कॉमेडी ऑफ एरर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैसा जो है विद्रूप है, जिसको हम नाटकों में खेलते हैं, व्यंग का भी जो सड़ा हुआ रूप होता है, कि ऐसी बात कही जाए जिसका कोई गले ना उतरे, लेकिन वो इवेंट इस तरह चले कि आपको लगे कि वाकई हो ये रहा है। जैसे वो जो मजाकिया फिल्में होती है ना, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इलॉजिकल होती है, लेकिन वो वैसे लॉजिकल बात लगती है, होते हुए अच्छी लगती है, अचानक हंसने के लिए अच्छी होती है, अचानक हंसने के लिए अच्छी होती है। जैसे कोई आदमी गिर पड़े तो वो आप हंसेंगे, उसकी बीवी गिर पड़े तो और हंसेंगे, और तीसरी बार अगर उसकी साली गिर पड़े, उसकी चड्डी दिख जाए तो और ज्यादा हंसेंगे। तो ये जो है इस तरह के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट लगातार देती है, तो मैं ये कहूंगा कि ये समय कि किस समय नोटिस दिया जाएगा, किस समय इनको नोटिस देके ईडी बुलाएगी, किस समय ये लोग सूरत जाएंगे, किस समय ये लोग गुवाहाटी जाएंगे, किस समय इनको जो है डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस मिलेगा, किस समय ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच सुनेगी, ये सब पूर्व निर्धारित था। एवरीथिंग इज स्टेट मैनेज्ड इन इंडिया नाउ। यानी तानाशाही को मजबूत करने के लिए सारे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये नहीं, हर इंस्टीट्यूशन लेटा हुआ है, किया नहीं जा रहा, लेटा हुआ है कि भाई तुम आके मेरे को 2 तमाचे तो लगा दो, क्योंकि 2 तमाचे लगाने के बाद मुझे जो मेवा मिलेगी ना, कि खाऊंगा जूता पाऊंगा मेवा, ये एक हमारा सिद्धांत हो गया आज के समय में। और हर आदमी जिसके पास ताकत है वो समझिए बिल्कुल फर्श पर कालीन की तरह बिछा हुआ है। हम चाहे भारत के संविधान की कितनी ही दुआई दे लें, लेकिन सच्चाई यही है। तो ये बहुत ही, देखिए, ये सच्चाई बताना भी अपने आप में लोगों की नज़र में हिम्मत की बात है, क्योंकि देखिए आम तौर पर ये बात बार बार कही जाती है, या शायद इसे ट्रेडिशन मान लिया जाए या कानूनी ज़रूरत मान लिया जाए, क्योंकि आप वकील हैं, आप बहरहाल बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। जिस तरह से ये कहा जाता है कि हमें संविधान पर यकीन है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से कहा जाता है हमें अदालतों पर यकीन है, ठीक है, यकीन है। अब वो अदालतों पे कौन सी पे यकीन है, आखिरी वाली पे या हर अदालत पे, ये अपने आप में एक सवाल होता है। ऐसा है, जो अदालत में जाता है उसे सब पता है वहाँ का। जी जी, जिस जगह आप नहीं जाओगे, अस्पताल में एक बार भर्ती हो जाओ, अस्पताल की सच्चाई, जैसे कहावत है, नियर द गॉड अवे द चर्च, नियर द चर्च अवे द गॉड, ये कहावत है ना। तो ये वहां जाके अंदर की पोल पता चल जाती है क्या है। तो अदालतों की भी पोल जो है लोगों को जाते ही पता चल जाती है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जैसे मुंह में कोई चीज कड़वी हो और आपको बाहर ये कहते रहना कि ये मीठा खा रहा हूं मैं,
तकरीबन ऐसी हालत हुई ना। वो तो एक समझिए जैसे बादशाह होते थे, जैसे अभी भी हमारे यहाँ जो परंपरा है वो लिखा जाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू डिसमिस यू फ्रॉम योर सर्विस। तो आप भी कहेंगे यस आई एम प्लीज। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी आदमी को कह रहा है कि मैं तेरी मर्सी पिटीशन रद्द करके तेरे को फांसी पे लटका रहा हूँ और मैं खुश हूँ, तब भी मैं खुश हूँ। अगर उसका ट्रांसलेशन किया बिल्कुल जाए यही प्लीज टू मतलब मैं खुश हूँ आपको सस्पेंड करने में, आपको मौत फांसी देने में, आपको मौत की सजा देने में। तो ये देखिए, ये डेमोक्रेसी की कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो बात जो आम लोगों के दिलो दिमाग में है वो कहीं ना कहीं सामने भी आ जाए ताकि उस पर बात कर सकें। और ये जो मिसाल मेरे जहन में आई कि जैसे मुंह कड़वा हो और आपको बाहर ये बताना हो कि नहीं साहब मैं तो बहुत मीठा खा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। देखिए पंजाबी में एक कहावत चलती है कि चोर उचक्का चौधरी और कुटनी बनी प्रधान। कि जो है आप जो चीफ मिनिस्टर ये जितने भी बने हैं ये सारे चोर उचक्के हैं। ये लोगों की स्लैंग है, वहां का गांव का आदमी बोल देगा कि चोर उचक्का चौधरी और कुटनी बनी प्रधान। तो मतलब जो सबसे बुरी औरत है गांव की वो प्रधान बन जाती है। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र है, नेताओं का चरित्र है, और उस चरित्र पे हमें बड़ा गर्व है कि हमने लोकतंत्र को इस हालत में पहुंचा के दिया है। नहीं, हम अब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जर्मनी में जाके कहा कि हमें अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व है। उन्होंने तो ये भी कहा मैं 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। इस बात पे भी उन्हें गर्व था जी। ये इस यानी वहां के लोग ऐसे होंगे कि हमें जो है अमेरिका में जो लोग थे जिनको ग्रीन कार्ड मिला था, एक एक आदमी को वहां की सरकार ने ये समझिए जब ये लॉकडाउन लगा था अमेरिका में 85,000 रुपए इंडियन करेंसी में हर महीने दिए कि तुम आराम से रहो। और उनको भी दिए जो ग्रीन कार्ड होल्डर थे। यानी ग्रीन कार्ड होल्डर का मतलब है वो अमेरिका से अगर हिंदुस्तान आ गया तब भी उसे 85,000 रुपए हर महीने मिले। और हमारी सरकार ने उनकी जान ले ली, उनकी ऐसी की तैसी कर दी, और अब कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और ये बड़ी हमारी गर्व की बात है। और वहां जो जर्मनी में लोग बैठे थे, प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे, वो ताली बजा रहे थे। अच्छा, उस 5 किलो अनाज का भी बड़ा दिलचस्प कहानी है कि हर 3 महीने बाद एक खबर आ जाती है कि 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, ताकि आप सांस फिर से आप सांस लेना शुरू कर दें मरते मरते। नहीं, ये तो यह है कि बेगैरत को जैसे आपके घर के दरवाजे पे कुत्ता आ जाए ना, पहले उसके जो संटी लगाए फिर ले तो बिस्कुट खा, फिर अगले दिन फिर आए, फिर उसको एक संटी लगाए, फिर उसको बिस्कुट खा। तो जैसे वो हम कहते हैं ना कि वो सिद्धांत है मनोविज्ञान का कि एक दिन कुत्ता आएगा, कहेगा जब बिस्कुट दोगे और संटी लगाना भूल जाओगे तो कहे वो अपने हिप्स आगे कर देगा कि 2 संटी तो लगा दो। ये हिंदुस्तान के आदमी की हालत हो गई है। हमें गलीच रहने की, गाली खाने की, जूते खाने की आदत जो है पिछले 8 साल में पूरी तरह हो गई। जी। तो ये बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, अब मैं उस पर चलता हूँ, मोहम्मद जुबैर पर, जो ऑल्ट न्यूज़ वाले हैं, जिसमें वो बेंगलोर लेके गए हैं और उधर अदालत में सुनवाई हो रही है कि पुलिस कस्टडी भी ठीक है या नहीं है। आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मजाक है, ये कानून का मजाक है। उन्होंने जो एक मजाक का है, मोहम्मद जुबैर है साहब, वो नहीं, कानून का मजाक कह रहा हूं मैं। नहीं, बहरहाल मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रहा, आप नाम पे मत जाइए। वो रविंदर कुमार भी हो सकता है और काजमी भी हो सकता है, मोहम्मद जुबैर भी हो सकता है। अभी तो ऐसा लगता है कि साहब वो काजमी और जुबैर ही हो सकता है, रविंदर कुमार नहीं हो सकता। नहीं, आप समझिए। मतलब मैं जो कहता हूँ, जो हम कहते हैं कानून की आंखें फूटी होती हैं, लेकिन कानून के लिए सब लोग बराबर होते हैं। जी। यही तो फ्रेज है, होना तो यही चाहिए। नहीं, यही कहा जाता है, अगर कानून का अगर नून निकाल दें, कानून का अगर नमक ही निकल जाए तो वो काका रह जाएगा, कौवे की तरह काका करेगा। तो उस कानून का क्या मतलब? तो मोहम्मद जुबैर ने जो भी किया, ट्वीट डाला, वो एक फिल्म थी जो है किसी से भी ना कहना, ऋषिकेश मुखर्जी की, बड़े वो चुपते हुए जैसे कॉमेडी फिल्म बनाते थे, जिसकी मैं अभी बात भी कर रहे थे। अब उसमें ट्राइवर्सी देखी है कि उसमें जो है वो 2 हीरो हीरोइन है, एक दीप्ति नवल थी और एक मुस्लिम जो है करेक्टर था। उनकी शादी दिखाई गई है, और शादी के बाद वो जो है होटल में जाते हैं और वो कहती है होटल में हनीमून मनाना है। वो कहते हैं इस होटल में लाए हो, तो वो पति कहता है कि भाई हमें कौन सा बार बार हनीमून मनाना है, एक ही बार तो हनीमून मनाना है, मना लेते हैं। तो वो गए तो वहां पर उसका नाम था हनीमून होटल, उसे मिटा के कर दिया हनुमान होटल, ई हटा के बड़ी ऊ की मात्रा लगा दी, उल्लू वाली। अब वो बना दी, तो वो एक उन्होंने ट्वीट 2018 में शेयर किया। तो 18 में शेयर किया तो वो जो है अब जो है दिल्ली पुलिस के एक SI थे, वो एक नया सेल उन्होंने बनाया दिल्ली पुलिस ने। वो कहता है जी मैं एक ट्विटर देख रहा था, उसमें मुझे दिखा और मैंने जो है FIR दर्ज करा दी। अब जिस आदमी ने FIR दर्ज करा दी, बाद में लोगों ने ढूंढा तो बोला ट्विटर अकाउंट पहले तो गायब हो गया। वो उसका एक ही फॉलोअर था, एक ही उसमें आदमी था, और उसके बाद जो है वो गायब हो गया। 4 दिन बाद हल्ला मचा जी, वो गायब कहाँ हो गया, फिर दोबारा सरफेस हो गया।
इसका मतलब वो ट्विटर अकाउंट भी दिल्ली पुलिस के ही किसी आदमी ने बनाया है। स्टेट मैनेज्ड है वो। और आप देखिए कि राणा यूप की मैंने बात की, अब ये हम इसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ की बात करेंगे कि उसको जो है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने फैसला दिया, मोदी जी को एक गोली मोली सी क्लीन चिट दे दी, तो पता चला कि वो SIT की टीम जो है वो उसके घर पहुंच गई और घर पहुंच के उसे अरेस्ट कर लिया, और एक वहां के DGP थे उनको अरेस्ट कर लिया। अब करने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के ही जज कह रहे हैं कि अरेस्ट गलत है, यूएनओ कह रहे गलत है। यानी मुझे लगता है यूएनओ ने एक आदमी को स्पेशली बिठा रखा है, हिंदुस्तान में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, हर दिन बयान दे देते हैं कि जी मोहम्मद जुबैर को पकड़ा गलत है, तीस्ता सीतलवाड़ के साथ ये हुआ गलत है, कन्हैया लाल मरा ये गलत है। वो रोज बोलते रहते हैं। भारत सरकार को चाहिए, मोदी जी को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए और कहना चाहिए हम यूएनओ का बहिष्कार कर रहे हैं, हम तुम्हारी सदस्यता छोड़ रहे हैं, हमारी तुम्हारी जैसी संस्थाओं की निगरानी की जरूरत नहीं है, तुम सब फालतू आदमी हो, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रचार करते हो। तो ये सूरत हाल ऐसी कि यूएनओ को हर दिन तकरीबन बयान देना पड़ रहा है, ये बिल्कुल नए किस्म की बात है। पिछले वाकई आपने नहीं, पहले हम पढ़ते थे नॉर्थ कोरिया के बारे में कि यूएनओ ने ये कहा, यूएनओ ने, हम बड़े खुश होते थे कि इन सालों को सबक सिखाए। अब वो नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ नहीं कहता, सबसे ज्यादा अगर उसने टिप्पणी की तो हिंदुस्तान के बारे में कहता रहता है। अब तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम 3-4 चीजें आ चुकी हैं। अरे वहाँ एंटी इंडियन लोग बैठे हैं, एंटी मोदी लोग बैठे हैं। मोदी जी को उनका बहिष्कार करना चाहिए, हमें यूएनओ के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए कि तुम बार बार जो है, मैं कहूंगा RSS और VHP के लोगों को जाकर जो है यूएनओ के जितने भी दफ्तर हैं हिंदुस्तान में, चाहे WHO का, यूनिसेफ का, उनके यहाँ जाकर प्रदर्शन करना चाहिए कि तुम मोदी जी को और हमारे मानव अधिकारों को बदनाम कर रहे हो। अगर ये लोग नहीं करते तो इसका मतलब है ये भी उतने ही कायर हैं और ये यूएनओ की बात से सहमत है। और ये खुद उसका हिस्सा है, ऐसा नहीं है, ये यूं महसूस नहीं कर सकते। नहीं, विरोध करना हमारा फर्ज है, उन्हें करना चाहिए। मैं भी करूंगा एक दिन जाकर। मतलब मैं चाहे गुनहगार हूं फिर भी मैं अपने आप को कहूंगा जाकर के यही तो मजा है। तानाशाही क्या होती है? तानाशाह कभी ये थोड़ी कहता है तानाशाह हूं। मैं इस मैसेज को ही साफ करना चाहता था कि वाकई क्या आप सीरियसली RSS को और उसको ये बता रहे हैं कि हमारे मोदी जी और हमारी सरकार बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है? मैं नहीं कह रहा, इनको बदनाम कर रही है, ये तो हर जगह प्रदर्शन करते हैं। जी 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 जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। GST की बात अभी रह गई, GST के बारे में क्या है, क्या तब्दीली आई है? देखिए, सरकार की कोशिश है कि हिंदुस्तान के हर आदमी का काम धंधा बंद हो जाए। और काम धंधा कुछ लोगों का चलता है, कुछ लोग बड़े बेशर्म होते हैं। मोदी जी की यानी पूरी तैयारी के बाद, निर्मला सीतारमण की सारी बेवकूफियों के बाद भी जो है कहते हैं हम कारोबार करेंगे। सरकार चाहती है सब लोग जो कटोरा लेकर बैठ जाए, अब नहीं बैठते। अब निर्मला सीतारमण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उनमें उन्होंने बताया कि गैम्बलिंग पे हमने GST लगा दिया है, इसका मतलब गैम्बलिंग को अलाउ कर दिया है। प्रोस्टिट्यूशन हिंदुस्तान में अलाउ है, शराब पीना हिंदुस्तान में अलाउ है। और जब वो हॉर्स रेसिंग की बात कर रही थी तो उनके दिमाग में इतना महाराज बैठा हुआ था, वो कहती है हमने हॉर्स ट्रेडिंग पे भी GST लगा दिया 28%। यानी कि आप समझिए एकनाथ शिंदे को भी 28% GST देना पड़ेगा। जी जी जी। अगर थोड़ा भी इधर उधर भागेगा। ये मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि हॉर्स रेसिंग अलग चीज होती है और हॉर्स ट्रेडिंग मुहावरे के तौर पर अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये विधायकों और सांसदों को खरीद फरोख्त जो होता है उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, यानी घोड़ों का व्यापार। अगर इसका सही तर्जुमा किया, घोड़ों की तरह विधायकों का व्यापार, जी जी, गधों का व्यापार। जी जी जी, घोड़े नहीं, अब गधे हो गए, लेकिन गधों का व्यापार होना चाहिए। लेकिन फ्रेज हॉर्स ट्रेडिंग का तो चल रही है। जी जी जी। तो आप देखिए सरकार की हालत इतनी नाजुक है। आज ही जो आंकड़ा है बड़ा चौंकाने लायक है, वो ये है कि हिंदुस्तान का फॉरेन रिजर्व जो है वो 590 बिलियन US$ रह गया है। और हमारे ऊपर जो कर्जा है जो हमें देना है वो 620 बिलियन US$ है। यानी 30 बिलियन US$ का हमारी अर्थव्यवस्था की बैलेंस शीट में कोई जिक्र नहीं है। एक तरह से अगर NCLT और ABC कोड जो कि बार बार आप पढ़ते हैं, कंपनी दिवालिया हो गई, अगर उसकी बैलेंस शीट दी जाए तो पता चलेगा भारत सरकार का दिवाला निकल गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अब हमारे पास जो है 30 लाख करोड़ जो है हमें ज्यादा देने हैं और हम दे नहीं सकते। ये वही हालत है जो श्रीलंका की थी। श्रीलंका को 2 बिलियन US$ का एक तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो था नुकसान था और हमारा 30 बिलियन का है, 15 गुना ज्यादा। हाँ, बस ये है कि चूंकि ये मुल्क बड़ा है तो शायद अभी तक बर्दाश्त नहीं, हमारे आंकड़ों का हेरफेर है थोड़ी, जरा वो अपोजिशन कमजोर है, मीडिया इस बात को उठाता नहीं। क्योंकि वहां पर रिवोल्ट जनता ने किया। यहाँ जनता को तो अभी जनता और कामों में लगी हुई है कि वो कन्हैया लाल की डेथ हो गई, शिवलिंग का मामला है, शिवलिंग का दोबारा शुरू होना है, फिर अग्निवीर का मामला है। तो जनता जरा बिजी है। लेकिन आप समझिए इस बीच
डॉलर जो है 79 रुपीज़ का हो गया है। हाँ। जल्दी वो 80 रुपये का हो जाएगा। अगले महीने वो मैं मानता हूँ कि 92 रुपये हो जाएगा। जी, जी। जो आपकी महंगाई की दर जो है वो रिजर्व बैंक कहता है हमारी बेकाबू हो गई है, और रिजर्व बैंक ने कह दिया कि जुलाई महीने में, आज 1 जुलाई है, तो आप समझिए जुलाई के 31 दिन आराम से नहीं कटेंगे। उन्होंने कहा था कोई जलजला आएगा, कोई ऐसी बात होगी जो हम नहीं कह सकते। तो आने वाले समय में मैं कहूँगा ये महीना 4 हफ्ते जो है बड़े कैसे गुजरेंगे, ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि भाई हम लोग सुख शांति से रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रविंदर कुमार जी। आपने कई इश्यूज़ पर बहुत ही डिटेल से बात की और आपने ख़ास तौर पर ये कहा कि भारत पुलिस स्टेट बन चुका है। आपने ये भी कहा कि ऐसा वक्त आ सकता है जैसा कि रूस और चीन में जिस तरह से लोगों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आपने ये भी कहा कि ये जो महाराष्ट्र है उसमें 2024 पर कोई असर होगा, क्या होगा वो बाद में देखने की बात होगी। लेकिन ये कि विधायकों को खासतौर पर दल बदली वाला कानून जो है वो बड़ी जान का जंजाल है, वो बड़ा जान का जंजाल है। और शिवसेना की पहचान कहाँ रहेगी, क्या होगा, उस पर अभी देखना है। 11 जुलाई को अदालत में उस पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।